टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अभी जो मैंने वादे किए उसे पूरा करने में आज हमारी मदद करेंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इस शो में बहुत कुछ रहने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक, क्योंकि हम बताएंगे 31 मार्च से पहले निपटा लेने होंगे वो कौन से जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। मार्च की सैलरी पर टैक्स कटौती का संकट, जानेंगे कैसे वापस पाएं कटी हुई सैलरी। क्या इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को पुराने शेयर के बदले कर सकते हैं एडजस्ट? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात वही 31 मार्च। 31 मार्च की जो तारीख होती है, ये कारोबारी साल की अंतिम तारीख है, अंतिम दिन होता है और हर टैक्स पेयर्स के लिए ये तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे काम आपको निपटा लेने होते हैं, कई सारे काम के लिए डेडलाइन होती है कि 31 मार्च तक आपको कर लेना है। तो कौन कौन से काम है, गौरी समझ लेते हैं। गौरी, 31 मार्च हमारे दर्शकों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए 31 मार्च से पहले काफ़ी सारे काम हमको करने होते हैं और यूजुअली हमें क्या ध्यान रहता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करनी है। इसके अलावा हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स तो करनी ही है अगर आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट लेना है, 80C का, 80D का और जो भी तमाम आपको बेनिफिट्स लेने हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपको 31 से पहले करनी ही है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको सबसे पहले अपना आधार को पैन से लिंक करना है। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इनकम टैक्स की ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे होंगे, हर जगह देखेंगे तो रिमाइंडर्स भरे पड़े हैं हर जगह कि आधार को पैन से लिंक कर लीजिए। अभी भी बहुत लोगों ने नहीं किया है, तो जो लोग कर चुके हैं वो औरों की मदद करें, और जिन्होंने नहीं किया है या जो लोग इससे अवेयर नहीं है या खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प करके उनका आधार से पैन लिंक करा दें। इसी के साथ साथ आपका जो एडवांस टैक्स है, उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 15 मार्च तक जानी थी, वो भी कई लोगों ने मिस कर दी है। तो उसको 31 से पहले पहले आप जमा करा दें, वरना अगले महीने से आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपका लगता रहेगा। तो एटलीस्ट अप्रैल से लेके जुलाई तक का आपका जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा अगर आप मार्च में इसको पे करा देंगे। इसी के साथ साथ आपकी अपडेटेड रिटर्न आपने अगर फाइल नहीं की है और आपको करनी है अपडेटेड रिटर्न, तो आप उसको फाइल कीजिए। साथ में 12B एक फॉर्म होता है जो आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है। अगर आपने वो शुरू में नहीं किया, जब आपने जॉब चेंज की थी तब अगर आपने नहीं किया तो आप अब कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 फॉर्म 16 मिलेंगे और उसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न भर देंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको करना है 31 मार्च से पहले, अगर आपने नहीं किया है तो, लेकिन अधिकांश चीज़ें जैसा गौरी बता रही तो मुझे लग रहा था कि उन लोगों का ही बचा होगा जो थोड़े से सुस्त रहते हैं कि चलो तारीख नज़दीक आएगी तब हम कर लेंगे। लेकिन गौरी, ये जो पैन आधार लिंक का मामला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या कि हर बार इनकम टैक्स को डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ जाती है, या कई लोग नहीं भरते हैं, या फिर वैसे ही लोग बहुत एक्टिव नहीं रहते? देखिए लक्ष्मण, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट का काम है आधार को पैन से लिंक करना। लेकिन हम इंडियंस की एक हैबिट बन चुकी है कि हम जब तक वो लास्ट डेट तक नहीं आती और वो पेनल्टी इम्पोज नहीं होती तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो सरकार को ये करना पड़ रहा है। हालांकि हम देखते आ रहे हैं हर जैसे ही वो लास्ट डेट आती है, लास्ट डेट और बढ़ जाती है, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं है। हालांकि कई सारे स्टेट्स के लिए कुछ एग्जम्पशन दिए गए, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के लिए। बिल्कुल, वो एग्जम्पशन अलग है, लेकिन जब हम बाकी स्टेट्स की बात करते हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी है। और ज्यादातर लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना ई-वेरिफिकेशन करते हैं, वो कर भी चुके होंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहती हूँ, जो अभी तक नहीं कर पाए। हालांकि 31 मार्च एक और जो हमारे दर्शक हैं, सीनियर सिटीजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना जो है उसके तहत जो आपको छूट मिलती है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख भी 31 मार्च होती है। तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इस तारीख का याद रखिएगा तो आप ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे इसके तहत निवेश करके। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सबसे पहले अमृतसर, जहाँ से जसमीत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसमीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? गौरी जी नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है जी। बताएं टैक्स सर, मेरा क्या क्वेश्चन मदद करे है आपकी? जी। हाँ जी, हाँ। मेरा बेटा, उसकी उम्र 21 साल की है। तो उसे, वो एक स्टूडेंट है जी। अच्छा। उसे IIT जेईई में ऑल इंडिया रैंक 22nd लाने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से 8 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिला है जी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको और आपके बच्चे को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और इस 8 लाख के रिवॉर्ड पे इंस्टीट्यूट में कोई TDS नहीं पाता है, और
उसके अलावा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए उसने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए इंटर्नशिप पे उससे 3 लाख की इनकम हुई है, जिसके ऊपर कंपनी ने 10% टीडीएस काट के उसको दिया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 8 लाख की से मिली है रिवॉर्ड मिला है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं, इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो आपके बेटे को रिवॉर्ड मिला है उसकी नेचर क्या है। अगर तो वो स्कॉलरशिप है, जो मुझे आपकी बातों से नहीं लग रहा कि वो स्कॉलरशिप है, तो अगर तो वो स्कॉलरशिप है आपकी उनके अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा पास कर चुका है, जेईई में जा रहा है। बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं है, तभी मैंने मेंशन किया। आपने रिवॉर्ड बोला और मुझे भी ये रिवॉर्ड ही लग रहा है, यानी कि प्राइस मनी है उनका। तो इसके ऊपर हालांकि टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस नहीं कटा है, तो आपको अपनी पॉकेट से इस पे 30% का टैक्स जो है वो जमा कराना होगा। 30% का 30% का टैक्स बड़ा जमा भारी कराना भरकम है जसमीन जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आपको अपनी रिटर्न भरते वक्त, और इनफैक्ट आप जब जुलाई में रिटर्न भरेंगे तब आपको जमा कराएंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके अभी से मार्च के महीने में ही जमा करा दीजिए। अच्छा मान लिया ये प्राइज मनी नहीं है, स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पे क्या प्रावधान तो होता है? उस केस में आपका ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन की जो फीस है उसको केटर करने के लिए, लेकिन वो यहाँ इस केस में है नहीं। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से बल्लारपुर से हमारे साथ बाबूलाल पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गौरी मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैम मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में शेयर बेचकर मुझे करीब 8 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो और मेरे पास करीब 5 लाख के कीमत का खरीदी की कीमत के शेयर अलग अलग कंपनी के लंबे समय से 6-7 साल से पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में। अब जिसमें कभी ट्रेडिंग होती ही नहीं है या कोई कंपनी का नाम तक नहीं दिखाई देते। अच्छा, तो क्या मैं ये शेयर्स में जो मेरी डूबी हुई करीब 5 लाख की रकम, ये नुकसान भरपाई जो इस साल जो मुझे 8 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसमें रिसर्च करने का क्या मैडम ये है, ये किस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसमें? ठीक है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, इसको हम लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, उसकी जगह आपने उस कैपिटल गेन को तो आपने बुक कर लिया, जो आपने 8 लाख का बताया आपने बुक कर लिया। अब 31 मार्च से पहले अगर आप कुछ लॉस भी बुक कर लेते हैं तो वो आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने 8 लाख का गेन किया, 8 लाख का लॉस किया, तो आपके ऊपर कोई टैक्स तो बना नहीं। लेकिन अगर आप ये लॉस को बुक करते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 31 मार्च के बाद, तो आपका ये जो लॉस है ये उस साल में जाएगा और ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आप इसको एडजस्ट नहीं करते 8 साल के विद इन। तो मेरी एडवाइस ये है कि 31 मार्च से पहले पहले उस लॉस को भी बुक कर लीजिए, ताकि आपको जो गेन हुआ है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। आपके समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं सर, पूछना ये था, ये जो कंपनी को मुझे लास्ट बुक करना है, वो कंपनी को मैंने लेटर तक लिखा हुआ 2-3 बार, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो। तो ये आपके डीमैट में है या आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है? नहीं, डीमैट में ही है, मेरे डीमैट के पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं वो, ऐसे 6-7 साल से पड़े हुए कम ज्यादा। फिर कंपनी को लिखने की जरूरत है? तो फिर आपको नहीं, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है उसको सेल करने में? मैंने सेल तो हो ही नहीं रहा ना मैम, मेरे पास सिर्फ परचेस किया हुआ ये अमाउंट है मेरे पास, उसका परचेस प्राइस ही है सिर्फ मेरे पास। नहीं वो तो बात ठीक है आपके पास परचेज किया हुआ है, लेकिन अब अगर सेल होते रहे तो अपने आप को लॉस दिखता है, लेकिन सेल ही नहीं हो पा रहे तो कैसा करें उसको? नहीं, आपके डीमैट में अगर वो दिख रहा है तो वो सेल क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं मैम, उसको वो जो अपना बीएसई और एनएमसीसी के जो इसके ऊपर में जो ट्रेडिंग होता है, वहाँ सिर्फ नाम ही दिखते हैं, वो कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं उसमें कुछ। अच्छा, ऐसा तो कंपनी डिलिस्ट हो गई होगी? नहीं, कंपनी डिलिस्ट होगी तो फिर आपको उसमें दिखेगी नहीं, डिलिस्ट तो नहीं हुई है। अगर कंपनी वहाँ पे दिख रही है तो डिलिस्ट नहीं हुई है। ऐसा ना करें कि एक बार ब्रोकिंग फर्म जो इनके ब्रोकर्स उनसे कांटेक्ट करें, उनके हेल्पलाइन पे बात करें। एक बार ये लेटर लिखने के बजाय उनके जो आपके
हेल्पलाइन नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं ट्रेडिंग आवर्स में, उनसे एक बार बात कीजिए, वो इसका समाधान देंगे। अगर नहीं तो आप एक बार थोड़ा सा और डिटेल में शेयर का नाम और सारी चीज़ें हमें लिख के भेजिएगा, तो मैं उस पर थोड़ा सा बेटर बता पाऊंगी कि इसमें क्या दिक्कत है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स का पेज। लौटते हैं छोटे से ब्रेक पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज़ में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है। और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था, और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है। और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवास है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवास की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान